नमस्कार दोस्तों, पारस एजुकेशन जॉबनेर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और इस कोरोना संकट के अंदर आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और जैसे ही सिस्टम से आपकी क्लासेज हो रही थी ऑफलाइन, अब कारणवश कोरोना का संकट और गाइडलाइन भी ऐसी आ गई कि प्रॉपर क्लासेज नहीं हो पाई आपकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए संस्थान ने ऑनलाइन बैचों के लिए जो भी आपका कोर्स डिले रह गया था उसको ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, यही कामना करता हूं मैं, और घर पर सब खुश रहें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करते रहें। वैसे तो अभी सभी के कोरोना गाइडलाइंस 8 तारीख बाद में वैक्सीनेशन लगा सकते हैं आप मतलब 18+ वालों के भी लग जाएगी, तो आप अफवाहों पर ध्यान ना दें और सिस्टम से अपने समय का सदुपयोग करते रहें। यहाँ पर दूरियां ही बेहतर है इस समय, मतलब दूरियां रखनी है, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ एक जगह भीड़ में जा रहे हो कहीं पर, थोड़ा सा ध्यान रखना अपना। थोड़ा पहले वाला जो आया था ना ये स्ट्रेन इसका, उससे थोड़ा खतरनाक है इस बार वाला, तो इन चीज़ों का थोड़ा आप खुद भी समझदार हो तो ध्यान रखना है। और दूरियां तो अब आई गए तो क्या करें इसमें, दूरियां तो पहले भी थी जमाने में, दूरियां तो पहले भी थी जमाने में, ये तो कोरोना ने आकर इल्जाम अपने सर पर ले लिया, नहीं क्या? हाँ, तो अभी आपको दूरियां ही रखनी है। हमें आपके जो सिलेबस दे रखा है, बाकी जो भी सिलेबस रह गया था उसका सिस्टम से टॉपिक वाइज अब आपके वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आज हम कुछ बेसिक चीजें ही पढ़ेंगे, जो राजस्थान के परिचय में एक इतिहास से संबंधित भी आ जाएगा और भूगोल से संबंधित भी राजस्थान का बेसिक परिचय आ जाएगा। उसके बाद में जो जो आपके टॉपिक रहे हुए हैं उनका सिस्टम से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के परिचय की। राजस्थान का परिचय एक तो ऐतिहासिक दृष्टि से और एक ज्योग्राफी की दृष्टि से। यह है हमारा राजस्थान। ऐतिहासिक दृष्टि से आपने पढ़ भी लिया होगा पहले, एक और देख लो मेन चीजें। ऐतिहासिक दृष्टि से परिचय के अंदर होती है नाम की चर्चा। किसकी चर्चा की जाती है? नाम। किसी से मिलते हो आप पहली बार तो क्या चर्चा होती है आपके परिचय के अंदर? नाम वगैरह की चर्चा ही तो करते हो, बोला आपका क्या नाम है, या इस प्रकार से एक दूसरे के बारे में पूछा जाता है, तो वही परिचय कहलाता है। तो यहां भी हम राजस्थान का परिचय करेंगे तो किसके नाम की चर्चा करेंगे? राजस्थान के नाम की चर्चा होगी बेसिक। तो यहां पर राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान बना, वो पहले क्या नाम था, किस प्रकार से आगे नाम बदलते गए, वर्तमान राजस्थान बना है हमारा। तो राजस्थान के नाम की चर्चा में प्राचीन समय के अंदर एक ग्रंथ है रामायण। कौन सा ग्रंथ था? रामायण। और रामायण लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने। किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था रामायण। और इस रामायण ग्रंथ के अंदर हमारे इस राजस्थान का नाम मिलता है मरुकांत्रा। क्या नाम मिला था? मरुकांत्रा। ध्यान रखना, रामायण में इस राजस्थान का नाम क्या मिला था? मरुकांत्रा मिला था। यहां पड़ता है सिरोही का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सिरोही। इसमें यहां एक मंदिर था, इस मंदिर का नाम है खीमेल माता मंदिर। कौन सा मंदिर? खीमेल माता का। इस मंदिर के पास एक पत्थर की चट्टान मिली है, इसे शिलालेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्थर की चट्टानों को शिलालेख बोला जाता है। पत्थर की चट्टानों को पहले खोदकर कुछ लिखा जाता था और उन्हें शिलालेख कहा जाता है। तो इस शिलालेख का नाम था बसंतगढ़ शिलालेख। क्या नाम था? बसंतगढ़ शिलालेख। और इस बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर हमारे इस राजस्थान का नाम मिला था राजस्थानादित्य। क्या नाम मिला था? राजस्थानादित्य। और ये जो शिलालेख मिला है ये विक्रम संवत तो था 682 विक्रम संवत का, और ईस्वी संवत 57 साल कम कर लो तो 625 ईस्वी संवत। ईस्वी संवत कौन सी हो जाएगी? 625 विक्रम संवत 682 की मेल माता का मंदिर कहां? सिरोही में। कौन सा शिलालेख मिला? बसंतगढ़। नाम क्या मिला हमारे राजस्थान का? राजस्थानादित्य मिला था।
सबसे पहले इस राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया था? खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना नाम देने वाला व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। आयरलैंड का रहने वाला था ये, और 1800 ईस्वी में दिया था। कौन सी ईस्वी में दिया था? 1800 ईस्वी के अंदर। सबसे पहले इस राजस्थान क्षेत्र को राजस्थान किसने कहा था? राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा, तीन शब्द आते हैं। हमारे इस राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा किसने कहा था? और वो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। राजस्थान इतिहास के पितामह बोलते हैं इन्हें। क्यों बोला जाता है? राजस्थान के इतिहास को सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से, क्रमबद्ध रूप से किसने लिखा था? इस कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था। इसीलिए इसे राजस्थान इतिहास का क्या बोलते हैं? पितामह कहा जाता है। घोड़े पर बैठकर राजस्थान की अनेक रियासतों में गए थे और यहाँ के इतिहास की जानकारी लेकर इंग्लैंड चले जाते हैं। वहां जाकर इन्होंने एक बुक लिखी थी 1829 में, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और यहां पर घोड़े पर बैठकर जाते थे तो गांव के अंदर जैसे लोग बोलते थे, बोला घोड़े वाला बाबा आ गया, घोड़े वाला बाबा। तो इतिहास में इस कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा। कौन सी बुक लिखी इसने? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 के अंदर। बाद में इसका दूसरा भाग भी आया था। इसे ही हिंदी में बोलते हैं राजस्थान के पुरालेख एवं पूरा सामग्री। इसी बुक का हिंदी में नाम क्या है? राजस्थान के पुरालेख एवं पूरा सामग्री। तो ध्यान रखना, राजस्थान के नाम के परिचय में मेन चीजें ध्यान रखनी है आपको। रामायण में राजस्थान का क्या नाम मिला है? मरुकांत्रा। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का क्या नाम मिला है? राजस्थान आदित्य। इस राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। कब कहा था? 1800 ईस्वी में। इस राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के पितामह या जनक कहे जाते हैं। और इन्हें घोड़े वाले बाबा किसमें कहा था? इन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग अपनी बुक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कब लिखी? 1829। इसका हिंदी में नाम क्या था? राजस्थान के पुरालेख एवं पूरा सामग्री। फिर बात आती है हमारे इस राजस्थान को सबसे पहले राजस्थानी साहित्यों के अंदर, सबसे पहले राजस्थानी किन साहित्यों में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला था? एक तो नैनशिरी ख्यात। नैनशिरी ख्यात किसने लिखी? मुहुणोत नैनसी ने। किसने लिखी थी ये? मुहुणोत नैनसी। राजपुताने का अब्बुल फजल भी कहा जाता है। किसको? मुहुणोत नैनसी को। और दूसरा ग्रंथ मिलता है राजरूपक में जानकारी, और ये लिखा था वीरभाण ने। किसने लिखा था ये? वीरभाण। तो ध्यान रखना, राजस्थानी साहित्यों में सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख किन साहित्यों में मिलता है? नैनशिरी ख्यात मुहुणोत नैनसी ने लिखी, और राजरूपक ग्रंथ किसने लिखा था? वीरभाण ने। इसके बाद में हमारे इस राजस्थान के इस प्रकार नाम की चर्चा होते होते 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन इसे संवैधानिक रूप से क्या नाम मिल जाता है? राजस्थान नाम मिल गया था। तो संवैधानिक राजस्थान नाम कब मिलता है? 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक नाम कब मिल गया इसे? 26 जनवरी 1950। उसके बाद में एकीकरण के बाद में ये वर्तमान जो नक्शा है ये बनकर राजस्थान का तैयार हो गया था। तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था? वर्तमान स्वरूप, और यह आ गया था कब? 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान स्वरूप कब आ जाता है? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर को हम राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राजस्थान का स्थापना दिवस। और एक आता है राजस्थान दिवस।
और राजस्थान दिवस मनाया जाता है कब? 30 मार्च को। राजस्थान दिवस तो कब मनाते हैं हम? 30 मार्च को। राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को। संवैधानिक नाम कब मिल गया? 26 जनवरी 1950। तो ये अपना बेसिक था, राजस्थान के नाम की चर्चा थी, परिचय। ये तो इतिहास की दृष्टि से। अब आते हैं हम इसके ज्योग्राफी दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से इसका राजस्थान का परिचय बेसिक क्या रहेगा। अब हम राजस्थान के ज्योग्राफी की दृष्टि से इसका बेसिक परिचय देखेंगे। और इसके ज्योग्राफी की दृष्टि से क्या क्या चर्चा करेंगे? इसकी आकृति की, इसकी स्थिति व विस्तार की। तो राजस्थान का परिचय ज्योग्राफी की दृष्टि से यह हमारा राजस्थान है। क्या है ये? राजस्थान। देखो चीजें सारी वही किताबों में मिलेगी आपको, यहां से भी ज्यादा मिलेगी, लेकिन यहां पर आपका मकसद क्या होना चाहिए कि कैसे याद करें इन चीजों को, वो मेन चीज है। कितने अच्छे अच्छे नोट्स बनाकर रख लो, कोई काम की चीजें नहीं है। आपको माइंड में कितनी चीजें हैं वो आपकी परीक्षा में वही काम आएगी आपके। तो कैसे जो भी चीजें उनको आसानी से समझकर याद करना है, चाहे कैसे भी याद करो, हमें याद रहनी चाहिए वो चीजें। चाहे सो के करो, चाहे उल्टा सो के पढ़ो, चाहे सुल्टा सो के पढ़ो, चाहे ऊपर हाथ करके पढ़ो, कैसे भी पढ़ो आप, लेकिन आपको क्या करना है? उनको याद करना है। अगर याद नहीं है ना आपको तो कोई मतलब नहीं आपका फिर पढ़ने का। तो राजस्थान का ज्योग्राफी की दृष्टि से परिचय, पहली बात आती है आकृति की। राजस्थान की आकृति कैसी है? ये आकृति आप देखो एक बार, ऐसी नहीं लग रही है कोई पतंग जैसी लग रही हो। पतंग तो देखा आपने, काटे हैं खूब पेच बचपन के अंदर, अभी भी काटते होंगे हैं। तो आकृति कैसी है इसकी? पतंग लग रहा है ना ये, तो पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। दूसरे शब्दों में हम इसे बोल सकते हैं कि ये ऐसे 4 भुजाओं की जैसी कोई आकृति लग रही है, चतुर्भुजाकार। कैसी है? चतुर्भुजाकार। लेकिन सारी भुजाएं कभी किधर घूम रही है, कभी किधर, तो कोण इसके समान नहीं है। तो इसे हम बोल सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज। क्या बोल सकते हैं? विषम कोणीय चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। विषम कोणीय चतुर्भुज। तो ध्यान रखना, राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है या विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी आकृति है? पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। खूब बार पूछा जाता है राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। अब बात आती है इसकी लंबाई चौड़ाई की। किसकी बात आती है? लंबाई चौड़ाई। बात किसकी करेंगे? राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की। दुनिया ने रट रखा है 826, 869, 869, 826 लंबाई है, चौड़ाई। आधे तो परीक्षा में जाते ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये। लंबाई ज्यादा है राजस्थान की, चौड़ाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है या लंबाई कम है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे याद रखोगे? सिंपल भाषा में याद रखना है। राजस्थान की आकृति कैसी है रे? पतंगाकार है। पतंग जैसी है ना, तो पतंग तो सबने उड़ाए, बनाए भी होंगे बचपन में। पतंग में 2 ताड़ी आती है, एक तो ये रही और एक ऐसे आती है, ऐसे हम घुमा कर डालते हैं उसको, ऐसा ही बनता है पतंग। एक तो सीधी ताड़ी होती है, एक आडी ताड़ी बोल सकते हैं। 2 ताड़ियां हो गई पतंग के अंदर। अब सीधी ताड़ी को तो आप क्या बोल सकते हो? राजस्थान की लंबाई बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लंबाई। और जो आडी ताड़ी है इसे क्या बोल सकते हो? राजस्थान की चौड़ाई बोलोगे आप। क्या बोलोगे? चौड़ाई। अरे मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरी लंबाई हो गई, और ऐसे बाएं फैला दूं तो ये क्या हो गई? चौड़ाई। मतलब ऐसे चौड़ाई हो गई मेरी, और सीधा खड़ा हूं तो लंबाई। तो ये सीधी लाइन तो क्या हो जाएगी? राजस्थान की लंबाई हो जाएगी। और इस प्रकार से है ये, तो ये क्या हो गई? राजस्थान की चौड़ाई। अब राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई लो लिख देता हूं। चौड़ाई है 869 किलोमीटर और लंबाई है 826 किलोमीटर। सबको पता रहता है परीक्षा में 826 और 869, ये पता नहीं है कि चौड़ाई ज्यादा है कि लंबाई।
चौड़ाई 869, लंबाई 826। अब याद कैसे रखना आपको, सीधा सा माइंड में ध्यान रखो कि राजस्थान की आकृति पतंग जैसी है। पतंग में दो ताड़ी होती है, एक सीधी ताड़ी लंबी वाली और ये आड़ी ताड़ी चौड़ाई कहलाती है पतंग की, सीधी लंबाई कहलाती है। तो आप बेसिक सोचना, इस ताड़ी को जैसे आपने यहां से हटा दिया, चिपकी हुई है ये तो पतंग में, यहां से हटाया इस ताड़ी को और हटाते इसका बेंड निकलेगा, बेंड निकलते ये ताड़ी यहां तक फैल जाएगी, नहीं आएगी क्या, यहां तक बेंड निकला इसका और ताड़ी कहां तक आ गई, यहां तक। अब आप लगाओ आइडिया कि इस ताड़ी से ये छोटी रहेगी यहां सीधी करने पर या बड़ी, बड़ी रहेगी, क्या रहेगी, बड़ी। तो राजस्थान की लंबाई ज्यादा रहेगी या चौड़ाई, चौड़ाई ज्यादा रहेगी, कितनी, 869, लंबाई कितनी, 826। अब कंफ्यूज नहीं होना है लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल भी। पतंग जैसी आकृति है राजस्थान की, दो ताड़ी लगती है, एक सीधी और एक आडी, आडी वाली घूमी हुई रहती है, उसको सीधी करेंगे वो इस सीधी वाली से ज्यादा लंबी रहेगी। तो राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा रहेगी, लंबाई कम रहेगी। चौड़ाई कितनी, 869 और लंबाई कितनी, 826 किलोमीटर। और दोनों के अंदर अंतर कितना है, घटा दो इसमें से, 9 में से 6 गए तो 3 और 6 में से 2 गए तो 4, अंतर कितना हो जाएगा, 43 किलोमीटर का। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, 43 किलोमीटर। और राजस्थान की लंबाई चौड़ाई अनुपात लंबाई कितना है, 9:8। राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई का कितना अनुपात है, 9:8 है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान के स्थिति विस्तार। स्थिति किसे बोलते हैं कि राजस्थान हमारा कहां पर है, उसे हम स्थिति बोलते हैं। सबको पता है कि इन अक्षांशों के मध्य है, इन देशांतरों के मध्य, लेकिन याद कैसे करना है, आपको माइंड में फिट करनी है, चीजों को रटना नहीं है। ये स्क्रीनशॉट लो तो ले लो इसका। फिर बात आती है राजस्थान की स्थिति विस्तार की, कि हमारा राजस्थान कहां पर है। तो स्थिति देखेंगे तो हम ग्लोब के अनुसार देखेंगे। तो थोड़ा सा यहां पर समझने की चीजें याद तो करा दूंगा मैं आपको कि कौन से अक्षांशों के मध्य है, तो वो तो टेंशन ही, मतलब डायरेक्ट भी करा सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझ लो इसका। ये हमारा ग्लोब है, क्या है, ग्लोब। ग्लोब में एक तो ऐसी लाइनें होती है, इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कैसी रेखाएं, अक्षांश रेखा। एक ऐसे लाइनें होती है, इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो ग्लोब के अंदर दो लाइनें आ गई, एक तो अक्षांश रेखाएं और एक देशांतर। अक्षांश किसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ऐसे ए याद रख लो। जो आडी रेखाएं है ना, वो क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखाएं। ऐसे क्या याद रखोगे, ए। तो आडी रेखाएं ये क्या हो गई, अक्षांश। अब जो बच गई वो सीधी वाली, वो कौन सी हो गई, ऑटोमेटिकली देशांतर रेखाएं हो गई। तो यहां पर ये जो रेखा है ना बीचों बीच, इसे 0 डिग्री देशांतर, कौन सी बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर। ये रेखाएं कोई खींची नहीं गई है पूरे विश्व के अंदर, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। हमारे भूगोलवेताओं ने बैठकर की निर्धारण किया था, और वो बैठक हुई थी हमारे ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर के अंदर। कहां हुई थी, ग्रीनविच शहर में। इसीलिए इस रेखा को नाम दे दिया ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा बोल दो इसको, या इसे क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसके बाद में आती है आडी रेखाएं, ऐसे ए याद रखोगे, आडी यानी अक्षांश रेखाएं। और जो सबसे बीच में जो रेखा आती है इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच मानी गई है इसे काल्पनिक रेखा को। तो भूमि के मध्य के अंदर होने के कारण इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। यह हमारे पूरे विश्व को 2 बराबर वर्तों के अंदर बांटती है, तो इसीलिए इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, विषुवत रेखा। आपको ज्यादा यहां ध्यान, बस इतना ही ध्यान रखना है
ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखाएं विषुवत रेखा बोलते हैं इसको। अक्षांश रेखाएं आडी होती है, सीधी वाली रेखाएं देशांतर होती है। देशांतर में सबसे बीच में से 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ये उत्तर, ऊपर का भाग क्या कहलाता है? उत्तर कहलाता है। नीचे वाला भाग दक्षिण कहलाता है। इस साइड वाला भाग क्या कहलाता है? पूर्व कहलाता है। और इस साइड का भाग क्या कहलाता है? पश्चिम कहलाता है। दिशाओं का तो आपको पता रहना ही चाहिए, दिशाएं गड़बड़ हो गई तो फिर सारे मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर ही ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर, नीचे दक्षिण। अब यहां पर मैं ऐसे खड़ा हूं ना, तो इस राइट साइड वाली पूर्व और इसके अपोजिट कौन सी हो गई? पश्चिम हो गई। तो यहां पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब ये पूछता है कि राजस्थान की स्थिति कहां पर है? बोला इस ग्लोब में, विश्व के नक्शे में हमारा राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान आएगा, राजस्थान की जो ये रेखा है ना, ये कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में से। तो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री। यहां से हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, ऊपर उत्तरी तो है, तो उत्तरी। और रेखाएं कैसी है? आडी वाली, अक्षांश रेखा बोलते हैं इसे। तो ये हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमारा राजस्थान ये कर्क रेखा बोलते हैं। इस रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में से, ये जा रही। तो ये 23.5 डिग्री है समझो। तो हमारा राजस्थान तो इससे नीचे और रह गया 23.5 से। तो यहां पर हमारा राजस्थान ये 23.5 से इससे भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये रहा, ये रहा हमारा राजस्थान। यहां पर है विश्व के नक्शे में हमारा राजस्थान। तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। ये कौन सी है? पूर्व दिशा। इन दोनों के बीच के अंदर तो हमारा राजस्थान की स्थिति विश्व में या ग्लोब के अंदर है, उत्तर पश्चिम के अंदर है स्थिति। तो स्थिति किधर हो जाएगी राजस्थान की? ग्लोब में, उत्तर पश्चिम में। किधर है? सॉरी, उत्तर पूर्व में। राजस्थान की स्थिति कहां पर हो गई? ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है। तो इनके बीच की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व। तो राजस्थान की स्थिति ग्लोब में कहां पर आ गई? उत्तर पूर्व के अंदर आ गई। बस इतना ही यहां पर, इसी को इतना ही समझना है यहां। तो अब कभी कभी आ जाता है कि भारत में बताओ किधर है राजस्थान हमारा। तो भारत देखा होगा, भारत का नक्शा था आपने। ऐसा सा है कुछ हमारा भारत। तो इस भारत में हमारा राजस्थान है, ये रहा। ये कौन सी दिशा है रे? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। ये कौन सी है? पूर्व। और ये कौन सी है? पश्चिम। तो अब वो स्थिति पूछ लेता है कि भारत में हमारे राजस्थान की स्थिति कहां पर है? ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, दोनों के बीच में। तो क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम में। कहां पर है हमारा राजस्थान? उत्तर पश्चिम में। विश्व की बात कर ले या ग्लोब की बात कर ले, विश्व पूछ ले या ग्लोब, तो दिशा किधर आएगी? स्थिति राजस्थान उत्तर पूर्व में है। बात आ जाए भारत की, भारत के अंदर, तो भारत में कहां पर स्थित है हमारा राजस्थान? उत्तर पश्चिम के अंदर। कहां पर स्थित है? उत्तर पश्चिम में। भारत में कहां पर स्थित है? उत्तर पश्चिम में। फिर बात आती है अपने किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? उत्तर पश्चिम में तो है भारत में, या विश्व में भी उत्तर पूर्व में, लेकिन कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है हमारा राजस्थान? तो कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर? तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। ये हमारा ग्लोब हो गया, ये आडी रेखाएं खींच दी, अक्षांश रेखाएं हो गई। ये खड़ी खींच दी तो देशांतर रेखाएं हो गई। अब यहां पर हमारा राजस्थान किन अक्षांशों में और किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो यहां पर ये तो है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर।
यहां थोड़ा सा समझना है आपको। यह है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर आ रहे हैं यहां से 0 डिग्री से, तो उत्तरी लग जाएगा, और आडी रेखा है तो क्या हो जाएगा, अक्षांश रेखा। ये कहलाती है 66.5 डिग्री उत्तर के अंदर आ रहे हैं तो उत्तरी, आडी रेखा है तो अक्षांश। और ये जो बिल्कुल ध्रुवों पर होती है, ये दिखती नहीं है हमें, यह है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसा ही नीचे की ओर होता है, 0 से नीचे आएंगे वही 23.5 डिग्री, लेकिन उत्तरी की जगह दक्षिणी हो जाएगा, 66.5 डिग्री दक्षिणी के साथ और 90 डिग्री दक्षिण। लेकिन हमें राजस्थान का ही तो देखना है, तो राजस्थान कहां पर है हमारा, ये 0 डिग्री पूरी, ये उत्तर दिशा है। ऊपर वाली दिशा कौन सी, उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, इधर वाली पूर्व दिशा है ये, और इधर वाली कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। अब इसके अकॉर्डिंग आपके राजस्थान की स्थिति विस्तार, यानी कौन से अक्षांशों में कौन से देशांतरों में राजस्थान, वो ग्लोब के अनुसार निकाला जाएगा, ऐसे नहीं कि राजस्थान की दिशा के अनुसार, ग्लोब के अनुसार। तो यहां पर जैसे हमारा राजस्थान 23.5 डिग्री है, इसके थोड़े नीचे से स्टार्ट होता है हमारा राजस्थान, ये रहा हमारा राजस्थान, हो गया राजस्थान हमारा। अब ये पूछता है कि हमारा राजस्थान कौन सी, तो अक्षांश कि यहां तो हमारे राजस्थान को कौन सी रेखा टच कर रही है, यहां कौन सी कर रही है, ये तो अक्षांशों के बीच में हो गया। इस कोने पे कौन सी रेखा टच कर रही है और इस पर कौन सी कर रही है, देशांतरों के मध्य हो गया। तो हमारा यहां पर जो राजस्थान को टच करने वाली रेखा है ना, नीचे के भाग 23.5 से तो नीचे आएगी, 23.5 से ज्यादा नहीं आएगी, कम आएगी। तो यहां पर जो टच कर रही है राजस्थान को रेखा, यह है 23 डिग्री 03 मिनट। यहां से 0 डिग्री से किधर जा रही है, यहां पर ये रेखा जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से करते हैं, यहां जो टच होगी ना वो है 23 डिग्री 3 मिनट, उत्तर की ओर जा रही है तो उत्तरी, आडी रेखा है ये तो वो अक्षांश। यहां से स्टार्ट होकर 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे करते हैं, तो यहां पर आकर जो रेखा टच हो रही है ना इसकी अक्षांश रेखा, वो कौन सी है, यहां से आकर जो यहां टच होगी ना ग्लोब में, वो रेखा है 23 से ज्यादा आएगी, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे करते हैं। यहां पर जो आ रही है वो है 30 डिग्री 12 मिनट। यहां से उत्तर की ओर ही जा रहे हैं हम बढ़ते हुए, तो उत्तरी, और आडी रेखा है तो क्या हो जाएगा, अक्षांश रेखा। अब क्वेश्चन आता है हमारा राजस्थान किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। सीधी सी बात है, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा राजस्थान स्थित है। फिर बात आती है कि कौन सी देशांतरों के मध्य स्थित है हमारा राजस्थान, इधर कौन सी देशांतर टच कर रही है, इधर कौन सी देशांतर रेखा टच कर रही है। तो यहां पर ये 0 डिग्री देशांतर है, इससे हम इस साइड में आएंगे तो कौन सी साइड है ये, पूर्व साइड में, पूर्व में आएंगे यहां से 0 डिग्री से, तो 1, 2, 3 ऐसे करते हैं। जो यहां जो राजस्थान को टच होगी ना जो रेखा, उस रेखा का नाम है 69 डिग्री 30 मिनट। हम यहां इस 0 डिग्री देशांतर की कौन सी साइड में आ रहे हैं, पूर्व दिशा में तो आ रहे हैं इधर, तो इसके लग जाएगा पूर्वी, और रेखा ऐसी सीधी है तो ये देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है, देशांतर। अब यहां पर 69, इससे इधर आ रहे हैं 69 आ गया, तो इधर आएगा तो वो ज्यादा ही आएगा, 70, 71, 72 ऐसे। यहां इस साइड में जो राजस्थान को टच कर रही है ना, वो रेखा है 78 डिग्री 17 मिनट। इधर बढ़ रहे हैं हम 0 से, तो पूर्व दिशा में आ रहे हैं। कौन सी दिशा में, पूर्व में, तो क्या हो जाएगा, पूर्वी, और रेखा कौन सी, देशांतर। तो ये राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हो गया। राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। सबको पता है, सारी किताबों में दे रखा है, यही चीजें आएगी। याद कैसे करें, मेन जाकर फंसती है हमारे, याद कैसे हुई। तो याद रखने के लिए आपको एक बेसिक सी थोड़ी सी बात सुनाऊंगा, उससे हो सके मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि कैसे भी आपको याद हो जाए। हाँ, तो समझना इनको कैसे याद करना है। एक ताई थी जिसके 3 लड़के थे। कितने लड़के थे,
3 लड़के, ताई के 3 लड़के, ताई के कितने 3, ताई से हो गया 23, 3 से हो गया 03, पता है उत्तरी अक्षांश आएगा इन दोनों में, तो इनमें आएगा पूर्वी देशांतर आगे। तो हमको मैथ के जो फिगर है वही तो याद रखने हैं। ताई के कितने लड़के 3 लड़के, तो 23 और 03 हो गया। वो एक बार है ना इधर राजस्थान के उत्तरी भाग में जाते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर, और यहां आते आते वो थक जाते हैं। क्या हो गए, थक गए। अब थक गए तो प्यास लग गई। अब प्यास को अपने गांव के अंदर बोलते हैं, बोला तिसाई लग रही है। क्या लग रही है, तिसाई। तिसाई तो जानते हो, हाँ वही। तो यहां पर आते आते इनको प्यास लग गई, तो बोलते हैं कि मुझे तिसाई लग गई, हमें क्या लग गई, तिसाई। तो यहां पर कोई व्यक्ति था, बोला इधर तो पानी पी लो, तिसाई लग गई। तो बोला पानी की कमी नहीं है, यहां पर 12 महीने पानी रहता है, नहरें चलती है गंगानगर हनुमानगढ़ में, तो पानी की कमी है क्या उधर। तो यहां पर ध्यान रखना है, ताई के 3 लड़के किधर गए, उत्तरी क्षेत्र में आ गए राजस्थान के। यहां आते आते थक जाते हैं, प्यास लग गई नहीं, तो बोलेंगे तिसाई लग गई। क्या लग गई, तिसाई। अब किसी यहां के व्यक्ति ने बोल दिया, बोला 12 महीने पानी रहता है, पानी पी लो आराम से, तिसाई लग गई। तो क्या बोल दिया, 12 महीने पानी। तिसाई से क्या होगा 30, और 12 महीने पानी से 12, तो उत्तरी अक्षांश आ जाएगा ऊपर वाला 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कैसे भी याद करो, कोई नहीं पूछेगा परीक्षा में कैसे याद किया आपने, सो के याद किया, उठ के याद किया है, या छत पे घूमते घूमते याद किया है। आपको याद होना चाहिए, वहां पर कोई पूछने नहीं आएगा कि किस प्रकार से, कौन सी ट्रिक से, या कैसे आपने इन चीजों को याद किया है। याद होनी चाहिए, चाहे तिसाई लगो चाहे मुताई लगो, आपको याद चीजें होनी चाहिए पूरी, वो आपकी परीक्षा में काम देगी। तो यहां पर ताई के 3 लड़के उत्तरी क्षेत्र में आ गए, तिसाई लग गई, 12 महीने पानी है, बोला पानी पी लो। इसके बाद में ये आ जाते हैं इस पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, जैसलमेर वाला क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र एकदम। और यहां आकर ये बोलते हैं इन जैसलमेर वालों के लिए कि उन्हें तैरना नहीं आता। क्या बोलते हैं, उन्हें तैरना नहीं आता, उन्हें तैरना नहीं आता। क्या बोले यहां कर, उन्हें तैरना नहीं आता। उन्हें तैरना से क्या हो जाएगा 69। तो जैसलमेर में किसी व्यक्ति ने बोल दिया, बोला पानी नहीं है, तैरना कहां से आएगा, लोग तो तिसाई मरते हैं यहां पर। क्या बोला उसने, तिसाई मरते हैं, तैरेंगे कहां से, तैरेंगे कहां। तिसाई से क्या हो गया 30, 69 डिग्री 30 मिनट। इसके बाद में यहां पर ही इस व्यक्ति ने बोल दिया, बोला तुम्हें तैरना ही है ना, तो 78 तैरना है, तो 78 से 78, 8 मतलब ये धौलपुर वाला क्षेत्र है, ये पूर्वी जिला धौलपुर तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में। तो यहाँ इस धौलपुर के लिए बोलते हैं कि तैरना है तो 78। बोला चंबल नदी बहती है इधर, बहुत ही तेज बहाव आता है चंबल के अंदर, बहुत गहरे गहरे गड्ढे और गार्ज बनाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बीहड़ों का निर्माण होता है इस धौलपुर के अंदर। तो बोला तैरना है तो 78, पानी की कमी नहीं है इधर, लेकिन खतरा रहेगा। क्या रहेगा, खतरा। क्यों, क्योंकि चंबल नदी बहुत ही गहरे गड्ढे गार्ज बीहड़ को निर्माण करती है क्षेत्र में, तो खतरा है तैरने के अंदर। खतरा से क्या हो गया 17। अब आपको कैसे भी पूछ ले, वो ताई के 3 लड़के, ये तो उत्तरी अक्षांश आएगा और ये पूर्वी देशांतर। ताई के 3 लड़के 23, 3 इस क्षेत्र में आगे थक गए, तिसाई लग गई, बोला 12 महीने पानी रहता है, पी लो, 30, 12 इसमें आ गए। जैसलमेर को लिए बोलते हैं उन्हें तैरना नहीं आता, उन्हें तैरना से 69। बोला तिसाई तो मरते हैं, तैरना कहां से आएगा, पानी नहीं है इधर, तो 30 हो जाएगा। तैरना है तो 78 से 78, लेकिन खतरा है, खतरा से क्या हो गया 17। अब इस प्रकार ये आपका राजस्थान का स्थिति विस्तार में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया है। अब ध्यान रखना, जो यहां से लेकर यहां तक इन दोनों में कितना अंतर है, अक्षांशों में अंतर, अक्षांशों में अंतर, अक्षांशों के अंदर अंतर कितना है, और ये है अक्षांशों में अंतर 7 डिग्री 9 मिनट का। कितना है 7 डिग्री 9 मिनट। फिर बात आती है देशांतर।
देशांतरों में अंतर, देशांतर रेखा है ना गुणोत्तर से 78 17 में जो 69 30 घटाते हैं तो आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। अब अक्षांश रेखा है तो क्या काम में आती है, ये तो जलवायु व मौसम की जानकारी के लिए खींची गई थी, जलवायु और मौसम की जानकारी के काम आती है। और देशांतर रेखाएं से समय का ज्ञान होता है, किसका पता लगाया जाता है, समय का। तो समय का ज्ञान कैसे कि एक देशांतर रेखा है ना 1 डिग्री देशांतर, इस 1 डिग्री देशांतर को सूर्य पार करता है ना, तो इस सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। कितनी मिनट लगती है, 4 मिनट। तो यहां से यहां के बीच में कितनी देशांतर रेखाओं का फर्क है, 8 डिग्री 47 मिनट का। तो कोई पूछ ले कि धौलपुर और जैसलमेर के सूर्योदय के अंदर कितने समय का अंतर रहेगा, तो आप 8 डिग्री 47 मिनट को 4 से गुणा कर दो तो आपके आ जाएगा 35 मिनट और 8 सेकंड। कितना आएगा, 35 मिनट 8 सेकंड। लेकिन 8 डिग्री 47 मिनट को मुख्य रूप से आप लगभग बोले तो 9 डिग्री बोल सकते हो। तो 9 डिग्री का अंतर मान सकते हैं लगभग। 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगते हैं, तो 9 डिग्री को पार करने में कितना लग जाएगा, 9 चौक 36 मिनट। तो लगभग पूछे कि जैसलमेर और धौलपुर के सूर्योदय में कितना अंतर है, 36 मिनट का फिक्स पूछे तो 35 मिनट और 8 सेकंड, 35 मिनट और 8 सेकंड। एक देशांतर को सूर्य पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। यहां पर अक्षांशों में अंतर 7 डिग्री 9 मिनट का है, देशांतरों में किसका है 8 डिग्री 47। अक्षांश किस काम, जलवायु मौसम की जानकारी, और देशांतर समय की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है, समय की। तो यहां पर आपका ये बेसिक हो गया है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं यहां हमारे राजस्थान के बिंदुओं की। इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम राजस्थान के बिंदु, स्थिति विस्तार में आते हैं बिंदु। ये हमारा राजस्थान है। हमारे राजस्थान के बिंदु, अब बिंदु कैसे कि उत्तर में यहां पर जो गांव है ना वो कौन सा है, पूर्व में यहां कौन सा गांव है, दक्षिण के अंदर दक्षिण में कौन सा गांव है, पूर्व में कौन सा गांव है, उत्तर में कौन सा गांव है, और यहां लास्ट गांव पश्चिम में कौन सा पड़ता है, वो राजस्थान के बिंदु कहलाएंगे। बिंदु में उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। सबको याद है लगभग कि कौन सा गांव किधर है। यहां पश्चिम से स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो लास्ट में गांव है ना हमारे राजस्थान की सीमा पर लास्ट गांव, वो है कटरा गांव। कौन सा गांव है, कटरा गांव। और कौन सी तहसील में पड़ता है वो, जैसलमेर की सम तहसील के अंदर। कहां पर है वो, जैसलमेर की सम तहसील में। उत्तर की बात करते हैं तो यहां पर जो लास्ट गांव आता है वो आता है कोणा गांव। और कौन सी तहसील में, गंगानगर तहसील में। और कौन सा जिला आ जाएगा, जिला भी इसका गंगानगर ही है। फिर बात आते हैं पूर्व में। पूर्व में जो धौलपुर आता है इसका सिलाना गांव है। और तहसील आएगी इसकी राजाखेड़ा तहसील में। कौन सी तहसील में है ये, राजाखेड़ा तहसील में। और जिला कौन सा है, धौलपुर। और जो दक्षिणी बिंदु है राजस्थान का वो है बोरकुंड गांव। कौन सा गांव है, बोरकुंड। और तहसील है इसकी कुशलगढ़। और कौन से जिले में, बांसवाड़ा के अंदर। कौन से में है, बांसवाड़ा। तो ये राजस्थान के आपके बिंदु हो गई 4, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी। सबको पता रहता है कटरा, कोणा, सिलाना, धौलपुर। याद कैसे करना है आपको कि कौन सा बिंदु का नाम क्या है। अब याद करने के लिए आपको एक छोटी सी बेसिक चीज याद रखनी पड़ेगी। अभी शादियों का सीजन चल रहा है। क्या चल रहा है, शादियों का सीजन। अब शादियों के अंदर सब चाहते हैं कि मैं सबसे अलग दिखूं, मैं ऐसे पहनूं, ऐसी ड्रेस पहनूं। लड़का चाहेगा मैं तो कोई स्पेशल ही बनाऊं, लड़की चाहेगी बोला मैं स्पेशल लहंगा पहनूं, स्पेशल चोली पहनूं, है।
तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई अच्छा टेलर बताओ जो राजस्थान में शानदार ड्रेस स्टिचिंग करता हो। तो किसी ने कहा कि आप जैसलमेर चले जाओ। कहाँ चले जाओ? जैसलमेर के अंदर एक शानदार टेलर, वो बढ़िया स्टिचिंग करता है ड्रेस की। आप ली गाड़ी स्टार्ट की और जैसलमेर चले गए। अच्छा सा कपड़ा सेलेक्ट किया, वहां से कपड़ा सेलेक्ट करके नाप दे दी आपने, बोला मेरी 36, 32, 36 जो भी आपकी, मेरी 35 है, 34 है, हाँ अपने हिसाब से। तो अपने सब ने अपनी नाप दे दी और टेलर को बोला शानदार फिटिंग देना कि देखने वाले मुझे ही देखते रह जाए हैं शादी में। तो यहां पर आपने ड्रेस के लिए यहां पर नाप दे दी। अब नाप दे दी, कपड़ा दे दिया उस टेलर को, आपका काम समाप्त। अब टेलर क्या करेगा? सबसे पहले इस कपड़े को काटेगा। कपड़ा क्या करेगा? काटेगा। काटने से क्या हो गया? कट रहा। जैसलमेर के अंदर टेलर क्या कर रहा है? कपड़े को काट रहा है। तो काटने से क्या क्या हो गया? पश्चिमी बिंदु कट रहा। अब सिस्टम से घूमते जाओ, इधर से आ जाओ यहां। अब आपने कोई कपड़ा दिया है उसको, अब वो काटेगा तो उस डिजाइन तो बनेगी, उसमें कुछ कोण बन जाएंगे कपड़े के अंदर। तो काटने से क्या बन गए? कपड़े में कोण बन गए। क्या बन गए? कोण बने। तो कौन सा गांव हो गया उत्तरी बिंदु? कोणा गांव गंगानगर का। कौन सा हो गया? कोणा गांव। अब कोण बन गए। अब इन कोणों की क्या करेगा? वो सिलाई करेगा। सिलेगा यानी सिलना है उसको। टेलर ने उस कोणों को जोड़कर उसकी सिलाई कर दी। तो सिलाई करने से कौन सा गांव हो गया? सिलाना गांव हो गया। कौन सा गांव हो गया? सिलाना। सिल दिया प्रेस रेस करके। अब इधर आ जाओ, प्रेस करके और उनको सारे आपका जो भी जितने भी कपड़े देख रहे थे उनको एक बंडल में पैक कर दिया। और बड़े ज्यादा कपड़े थे तो बोरे में डाल दिया। सिलकर किसमें दिया? बोरे में डाल दिया। तो बोरे से क्या हो गया? बोरकुंड गांव हो गया, जो कहां पर है? बांसवाड़ा में। कैसे याद रखना? चारों बिंदु। कपड़े स्टिचिंग करवाने बोला जैसलमेर में, बढ़िया टेलर चले गए, कपड़ा दे दिया उसको, नाप दे दी, कपड़े को काटेगा से कटरा गांव। इधर आ जाओ, कोण बन गए काटने से, कोणा गांव। फिर इधर आ जाओ, कोणों की सिलाई करेगा, सिलना है अब उसको, तो कौन सा? सिलाना गांव। और सिलकर सारे कपड़ों को प्रेस करके बंडल में डालकर एक बोरे में डाल दिया। तो बोरे से क्या हो गया? बोरकुंड गांव। तो चारों बिंदु आपको पता रहने चाहिए। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव है। दक्षिणी बिंदु कैसे पूछ ले वो? बोरकुंड गांव। पूर्वी बिंदु सिलाना गांव और पश्चिमी बिंदु कटरा गांव है। कौन सा गांव है? कटरा। चीजें वही है, आपको याद करने के तरीके आपको पता रहने चाहिए, किस प्रकार से आपको याद करना है, कैसे आपकी तैयारी करनी है। आज का जमाना वो रटने वाली चीजें नहीं है, एक्स्ट्रा माइंड से आपको ऑर्डिनरी रहना इन चीजों के अंदर। आगे कैसे किस प्रकार से मैं चीजों को याद करूं ताकि मेहनत भी कम हो और चीजें ज्यादा से ज्यादा मुझे याद होती रही। तो ये आपका नॉर्मल बेसिक परिचय था राजस्थान का इतिहास और ज्योग्राफी की दृष्टि से। फिर आपके जो सिलेबस वाइज आपके जो भी टॉपिक रहे हैं उनका हम सिस्टम से अब आगे टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाते रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, इस कोरोना काल में धीरे धीरे प्रभाव कम हो जाएगा, दवाई वैक्सीनेशन भी आ जाएगी, तो आप फिर बाद में, वैसे आशा करता हूं जल्द आपकी वापस उसी प्रकार से ऑफलाइन क्लासें भी स्टार्ट हो जाए। तब तक आपको इस समय का सदुपयोग करना है, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। समय एक ऐसी चीज है तो बार बार आपके पास वापस नहीं आएगी। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो इस समय का आपको सदुपयोग करना है और ज्यादातर पढ़ाई में ही करना है, और चीजों में नहीं करना है। किसमें करना है? पढ़ाई। शादियों का सीजन चल रहा है, पता है, आपकी भी इच्छा होगी कि हम भी कर लें, हैं? अभी ज्यादा ही सुनाई दे रहे हैं कि कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गए, तो कोई इधर उधर भाग भूग के शादी मत कर लेना है। सिस्टम से कोरोना खत्म होने के बाद आराम से करेंगे, नो टेंशन होकर। तो तब तक आप रिलैक्स होकर पढ़ाई करो। देखो, पढ़ना आपको है, हमें पढ़ाना है। आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे उससे भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं लगोगे तो दूसरे लगेंगे। ये पोस्ट जो आई है आपकी वैकेंसी, जो 800 कुछ पोस्ट है, 82 पोस्ट, ये तो सुपरवाइजर की, ये तो भरेगी ही भरेगी, चाहे आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई दूसरा पढ़ लेगा इस टाइम पर। तो हमारा तो कहने का मतलब यह है कि सिस्टम से तैयारी करते रहो, और इस बार सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको और आपके घर वालों को सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। हमें उतनी ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी, और आपको खुद को भी मिलेगी कि मैंने
इस जगह अपना मुकाम हासिल कर लिया है। बाकी कहने से कहने आते जाते रहते हैं, आज हम कह रहे हैं कल दूसरे कहेंगे आपको, तो यहाँ पर इन कहने जैसी बातों से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। आप खुद भी समझदार हो यहाँ पर, तो माइंड लगाकर अब थोड़ा सा समझकर आपको पढ़ना है। तो कहने को तो कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले, हमसे बेहतर पढ़ाने वाले। तो यहाँ पर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन समय का सदुपयोग करो और आराम से सिस्टम से पढ़ाई करते हो, सारे काम करो बैलेंस बनाकर, और तब तक आपकी सिस्टम से क्लासें होती रहेगी। धन्यवाद। और इसको अपना जो भी वीडियो है उसको लाइक और शेयर कर देना, और रेगुलर आपकी क्लासें इसी प्रकार बनी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।